अधोगामी लिखा हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि जो, अरे यार सारे फोन अभी आने होते हैं। देखिए प्रॉक्सिमो डिस्टल की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल होता है सेंटर टू पेरिफेरी जाना, नियर टू फार जाना, है ना। पहले आपका कंट्रोल टॉर्सो पे आएगा, फिर बाहर की तरफ कंट्रोल जाएगा, ठीक। अगर हम बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कौन सा एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेटेड है या कौन सा एक एग्जाम्पल है प्रॉक्सिमो डिस्टल का अधोगामी का। पहला ऑप्शन है इन्फेंट्स डेवलप विजन बिफोर द यूज ऑफ देयर आर्म्स। अब इसका तो कोई सेंस है नहीं कि पहले विजन डेवलप हो जाएगा बाद में आर्म्स का यूज करेंगे, ये तो किसी भी प्रिंसिपल में नहीं आएगा इस तरह से। तो इन्फेंट्स डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड देन लर्न लैंग्वेज, यानी जो शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित पहले करते हैं और बाद में भाषा सीखते हैं। भाई संज्ञान और लैंग्वेज जो है वो इंटर रिलेटेड है, तो इसका भी कोई ये भी कोई प्रिंसिपल नहीं है यहाँ पे। ये फिजिकल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल है, मोटर डेवलपमेंट के प्रिंसिपल है, ना कि कॉग्निटिव के। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल और सेफेलोकॉर्डल जो है वो मोटर डेवलपमेंट में आते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। इन्फेंट्स फर्स्ट लर्न टू मूव देयर टॉर्सो एंड देन देयर आर्म्स एंड लेग्स, बात ठीक लग रही है। इन्फेंट्स लर्न कूइंग बिफोर बैबलिंग, अगेन ये लैंग्वेज पे ले गए और बात हो रही है मोटर डेवलपमेंट की या फिजिकल डेवलपमेंट की। यहाँ पे लैंग्वेज या कॉग्निटिव, लैंग्वेज कहाँ आती है, संज्ञानात्मक विकास में आती है। हमारे संज्ञान, हमारी समझ, हमारे दिमाग, हमारे मानसिक विकास से संबंधित है, ना कि शारीरिक विकास से, ठीक है। इतनी बात। तो आंसर सिर्फ एक ही है जो लॉजिकल बचता है, वो है सी ऑप्शन। इन्फेंट्स फर्स्ट लर्न टू मूव देयर टॉर्सो एंड देन देयर आर्म्स एंड लेग्स, यानी शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर को हिलाना सीखते हैं, ठीक है। मतलब अपना धड़ मतलब ये वाला पोर्शन जो आपका टॉर्सो वाला पोर्शन है, उसके बाद हैंड्स यानी आर्म्स, फिर पैर। तो कायदे में बेसिकली सेंटर टू पेरिफेरी हो गया ये, यानी केंद्र से बाहर की ओर, नियर टू फार हो गया अगर हम इसको ऐसे देखते हैं। तो देख लेते हैं एक बार, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं पहले रीढ़ की हड्डी, ये जो आपका एरिया है यहां से, ये कह रहे हैं यहां पे कंट्रोल है, पहले टॉर्सो पे कंट्रोल है और फिर उसके बाद आर्म्स पर, देन आप नीचे जा रहे हैं, ठीक। तो नियर टू फार, एग्जैक्ट सही ऑप्शन तो इसको नहीं कहेंगे, बट नियर टू फार का कॉन्सेप्ट यहां लागू होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉक्सिमो डिस्टल का सही उदाहरण है, नियरेस्ट सही उदाहरण है किसी और के कंपैरिजन में, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज इन्होंने यहां किया है क्योंकि ये कैसे अटक गया, हाँ एक मिनट रुकिएगा, चल पा रहा है नहीं चल पा रहा है, यहाँ बफरिंग शो हो रही है, चल ही रहा होगा मेरे ख्याल में। अब ऐड आ गया, प्रीमियम ले लें, हैं यूट्यूब चाहता है कि हम प्रीमियम ले लें। हर जगह पे सब्सक्रिप्शन लगा दी गई है आज की डेट में। आपको मूवी देखनी है तो सब्सक्रिप्शन लो, आपको कोई और मूवी देखनी है तो दूसरा प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लो, यूट्यूब देखना है तो एक और सब्सक्रिप्शन लो, है ना। जीवन सब्सक्रिप्शन में चला जाए ऐसे तो लोगों का। देखो एक बार ले लेंगे, बट क्योंकि क्लास चलते समय ऐड आता है तो वेट नहीं हो पाता फिर। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि पहले बच्चा अपना टॉर्सो यानी जो सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल सिस्टम है, देन बाहर की ओर, फिर आर्म्स और लेग्स, ठीक। तो सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड। इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है इस ऑप्शन में, क्योंकि इनको लेग्स का कॉन्सेप्ट यहां नहीं लाना चाहिए था कायदे में, बट ले आए तो अब क्या ही कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन तो वही है, सी ऑप्शन ही है ना। देखिएगा एक बार, सेकंड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट गिवन है जिसको हम असर्शन कह रहे हैं, और दूसरा अभिकथन के बाद कारण दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। आज भी बैच की क्लास में शाम को कोई कह रहा था कि स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि ये नए तरह के क्वेश्चन है। हमारी आदत हो गई है बहुत ही समय से, सीटेट के टाइम से, या अगर हम बात करें जब भी आपने पेपर दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाला, कि 4 क्वेश्चन होंगे, उनका एक ऑप्शन होगा, सीधा सीधा हम ये उत्तर कर देते हैं। बट यहाँ पे जैसे यूपीएससी का तरीका रहा है, या मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया है चीजों को, कि पहले एक स्टेटमेंट देंगे फिर रीजन देंगे। अब देखेंगे कि आप उससे कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब सेम कॉन्सेप्ट को मुश्किल बना दिया, लेकिन अगर आप समझेंगे तो इजी हो जाएगा। प्रैक्टिस करने की जरूरत है इस तरह के क्वेश्चंस को कुल मिला करके। पढ़िए एक बार स्टेटमेंट पढ़िए। 89% लोग, 59% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। स्टेटमेंट है, चिल्ड्रन ऑफ पुअर इनकम फैमिलीज हैव वेरी डिफरेंट चाइल्डहुड देन चिल्ड्रन ऑफ हाई इनकम फैमिलीज, यानी आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों की अपेक्षा वो बच्चे जो उच्च आय वाले परिवारों से आते हैं, अमीर घरों से आते हैं, उनका बचपन अलग होता है या बहुत अलग होता है। अमीर परिवारों के बच्चे का जो बचपन है दैट्स डिफरेंट फ्रॉम रिच फैमिली, है ना। वहां कोई रोना ही नहीं है, उनको हर चीज तो सांस लेते ही वो बच्चा बस ऐसे इशारा भी करे तो चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, प्रॉपर खाना, न्यूट्रिशन, ये वो, घूमना फिरना, ट्रेवल, है ना, वैकेशन और फलाना ढिमका, सारी चीजें तो अवेलेबल ही हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं निम्न आय वर्ग की या पुअर फैमिलीज की,
तो वहां जो बेसिक बेयर मिनिमम है वो भी तरस तरस के मिलता है ना। इवन मिडिल क्लास फैमिलीज में भी हम लोगों ने देखा ही है ना, किसी तरह से काम चल पाता है बस। तो बिल्कुल अलग हो गया दोनों का बचपन, है ना। वो कोई तो था ना, कोई क्वीन थी कि जब लोग भूख से मर रहे थे तो शी सेड के अरे रोटी नहीं है तो क्या हुआ, ब्रेड खा लो। तो ब्रेड कहां से आएगी जिसके पास रोटी नहीं है ना। तो वो वाला सीन है। दो अलग दुनिया है एक तरह से हम ये कह सकते हैं। दोनों बच्चों का, एक अमीर परिवार वाला एक गरीब परिवार वाला, दोनों के बचपन का जो नजरिया है या एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो दुनिया ही अलग है अगर देखा जाए तो। ठीक, अगर हम बात करते हैं रीजन की, इसका कारण क्या है। कारण बताया गया है द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस वेरिंग कल्चर्स। क्योंकि जो बचपन का अनुभव है वो अलग अलग कल्चर में, वो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग अनुभव किया जाता है। बात गलत है, सही है? बिल्कुल सही है ना। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन 2019 में भी आया था कि कल्चर का प्रभाव पड़ता है बच्चे के बचपन में, सबका बचपन सेम नहीं होता। मैंने इस पे एग्जाम्पल भी दिया है बहुत बार कि हमारे और आपके घरों का 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, हम उसको बाहर कितना भेजते हैं। और आप देखते हैं किसी गरीब परिवार का बच्चा 4 साल का, 6 साल का, मैं इतने बच्चों से मिलती हूँ, 5.5 साल का बच्चा वो बिना चप्पल के इधर से उधर रोड क्रॉस कर रहा है, बसों में चढ़ के गुब्बारे बेचने जा रहा है। तो बचपन तो अलग हो गया ना दोनों का। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बचपन है ये भी अलग अलग है, अलग अलग स्ट्रेटा के लिए, अलग अलग कल्चर के लिए, अलग अलग संस्कृति के लिए। तो दोनों ही बातें सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कह सकते हैं हम। क्योंकि कल्चर भी डिफरेंट है, स्ट्रेटा भी डिफरेंट है, ऑब्वियसली चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ऐसा नहीं है, अब देखो इसमें कह रहे हैं कि दोनों सही हैं और आर जो है वो सही रीजन है ए के प्रति। बिल्कुल सही बात है, आर जो है वो सही रीजन है ए का। क्यों है अलग? ये कह रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं और अमीर बच्चे हैं उनका जो बचपन का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग होता है। हाँ, बात ठीक है। इसका रीजन क्या है? जो चाइल्डहुड पीरियड है वो सबके लिए सेम नहीं हो सकता कि 2 से 12 साल के 2 बच्चे हैं तो दोनों का चाइल्डहुड एकदम सेम होगा या बचपन उनके लिए सेम ही है। किसी बच्चे को बहुत कम उम्र में काम करना पड़ रहा है तो उसके लिए तो बचपन तो गायब हो गया, है ना। तो हम ये कह सकते हैं अलग अलग कल्चर और अलग अलग इनकम ग्रुप्स में बच्चे के बचपन की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। अब आता है बी ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसा नहीं कह सकते, बात घुमा फिरा के वही निकल के आ रही है कि द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट चिल्ड्रन अक्रॉस वेरिंग कल्चर्स। ठीक है, ये भी नहीं है कि दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर कीजिए पोल में एक बार। देखिए देखिए, आप इतने पतले कैसे हो? स्वीटू दहिया, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। क्या रखा है इन बातों में, हैं? पतली नहीं हूं मैं, हुआ करती थी। अब ऐसा आपको लगता है, मुझे नहीं लगता। देखिए एक बार। बट हाँ, बहुत जल्दी कोई स्पोर्ट ज्वाइन करूंगी क्योंकि जिम के सपने तो अभी छोड़ दिए हैं, तबीयत अच्छी नहीं है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 28% कह रहे हैं डी ऑप्शन है सही। चलो आते हैं। इंप्रूव्ड एथलेटिक एबिलिटीज, यानी जो एथलेटिक क्षमताएं हैं, जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो बढ़ जाती हैं, इंप्रूव हो जाती हैं। पार्टिसिपेशन इन गेम्स विद रूल्स, बच्चा गेम्स में रूल्स के साथ पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। लॉजिकल थॉट प्रोसेसेस, यानी तर्क का इस्तेमाल करने लगेगा किसी चीज को समझने के लिए, लॉजिक का इस्तेमाल करने लगेगा। दैट आर सेंटर्ड अराउंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, यानी मूर्त चीजों के प्रति, मूर्त मतलब जिनको टच और फील किया जा सके। आर हॉलमार्क्स ऑफ विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। कितने गलत जवाब देते हो। 38% कह रहे हैं डी, 34% कह रहे हैं सी। कैसे करके मानोगे भाई? मिडिल चाइल्डहुड इज द राइट आंसर। 8 से 13 या 8 से 12 आप इसको कह सकते हो। एक तरह से ये जो आपका लेटर चाइल्डहुड है उसी का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि लेटर चाइल्डहुड ऑप्शन में दिया नहीं है। तो जब लेटर चाइल्डहुड ऑप्शन में ना हो तो समझ जाओ मिडिल चाइल्डहुड को ही लेटर चाइल्डहुड की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एडोलेसेंस इसलिए नहीं होगा ना, देखो कॉन्क्रीट की बात हो रही है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस के प्रति। लॉजिकल थॉट, एब्स्ट्रैक्ट की भी बात नहीं हो रही। गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा। एथलेटिक एबिलिटीज मैंने आपको डेवलपमेंट के चैप्टर में भी, कल परसों भी अगर हम बात कर रहे हैं, बैचेस में भी डिस्कस कर रहे थे, ये बात मैंने बहुत बार की है
इन्फेंसी में शारीरिक विकास तेज होता है, अर्ली चाइल्डहुड में भी शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट तेजी से, उसकी हाइट वेट सब कुछ बढ़ेगा। और अगर हम बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड की, तो फिजिकल डेवलपमेंट मतलब हो सकता है आपको बच्चे की हाइट बहुत तेजी से बढ़ती हुई ना दिख रही हो, बट उसके अंदर मोटर डेवलपमेंट, जो गतिक विकास है, जो एथलेटिक एबिलिटीज हैं, जो शारीरिक क्षमता है कि दौड़ना भागना, प्रिसीजन एक्यूरेसी, ये सब ज्यादा बेटर आ जाएगा। ठीक है, तो मिडिल चाइल्डहुड इज द राइट आंसर। ये 2 से 6 अर्ली चाइल्डहुड नहीं होगा क्योंकि लॉजिक तो यहाँ आता ही नहीं है। इन्फेंसी तो जन्म से 2 है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं पाएगा। मिडिल चाइल्डहुड सही उत्तर है इसका, ना कि एडोलसेंस। अब कुछ बातें समझ लेते हैं फटाफट से। देखो एक बार, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इन्फेंसी की। इन्फेंसी क्या है? ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। अगर आपने प्लेलिस्ट देखी है यूट्यूब पे भी, जन्म से 2 वर्ष शारीरिक विकास बहुत तेजी से होगा, फिजिकल रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी बहुत तेजी से शारीरिक वृद्धि और विकास होगा। रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी, बात रैपिड होगा। इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में भी सेम चीज रहेगी। अर्ली चाइल्डहुड में भी रैपिड ही होता है, लेकिन इन्फेंसी से कम हो जाएगा, है ना। शरीर की जो अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, इन्फेंसी को कहते हैं शैशवावस्था। ठीक है, 2 से 6 वर्ष कह लीजिए आप इसको, यहाँ पे भी रैपिड होगा। लेकिन लेटर चाइल्डहुड जैसे ही आता है, जिसको हम यहाँ पे मिडिल चाइल्डहुड से भी डिनोट कर रहे हैं, यानी उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की उम्र, इस दौरान ये कंपैरेटिवली डाउन हो जाएगी। किसकी? शारीरिक वृद्धि और विकास कंपैरेटिवली डाउन हो जाता है। मोटर डेवलपमेंट तेजी से होता है, यानी बच्चे का जो वो स्पाइरल डेवलपमेंट होता है ना, आगे पीछे। अब उसकी हाइट तो चलो बढ़ गई, वो हाथ पैरों में जान भी तो चाहिए, उसमें वो तेजी भी तो चाहिए, तो वो जंप अच्छे से करेगा। उसका मोटर डेवलपमेंट यानी गतिक विकास अच्छा होगा। तो यहाँ फिजिकल डेवलपमेंट डाउन जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें तो मोटर डेवलपमेंट अप होगा, यानी एथलेटिक क्षमताएं बेहतर होंगी बच्चे की। कूदना फिरना, उछलना, दौड़ना, भागना, ये सब अच्छे से कर पाएगा। उसके अंदर गति जो है वो बेहतर हो रही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, पढ़िएगा एक बार, आसान सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। गौड़ सामाजिकरण के कारक पूछे हैं हमसे, सेकेंडरी और प्राइमरी। सेकेंडरी कौन है? सेकेंडरी में फैमिली को छोड़ के बाकी सारे लोग ही आ जाते हैं ऑलमोस्ट, तो हम कह सकते हैं बुक्स एंड मैगजीन सेकेंडरी हैं। इमीडिएट फैमिली जो है वो सेकेंडरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्राइमरी है, प्राथमिक कारक है सामाजिकरण का। जो दुनिया की समझ है, तौर तरीके हैं, नियम कायदे कानून है, सबसे पहले बच्चा परिवार में सीखता है, क्योंकि परिवार क्या है? मिनिएचर वर्जन है, छोटा रूप है समाज का। ठीक है, नमस्ते करते हैं, पानी देते हैं घर आने पे, किसी को ग्रीट करते हैं, ये सब कहाँ से सीखता है? सबसे पहले बच्चा परिवार से सीखेगा, उसके बाद दुनिया से सीखेगा। ठीक, तो ये प्राइमरी कारक है, प्राथमिक कारक है, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है कौन? फैमिली। मीडिया की अगर हम बात करें, बुक्स एंड मैगजीन्स, मीडिया भी सेकेंडरी है, स्कूल भी सेकेंडरी है, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, ये है आपका सही उत्तर। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेकंड फैमिली नहीं इंक्लूड होगा किसमें, जो कि 76% लोग सही उत्तर दे भी रहे हैं। तो इजी सा क्वेश्चन है ये। तो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अकॉर्डिंग टू, पढ़िएगा एक बार, अकॉर्डिंग टू पियाजे, यानी पियाजे के अनुसार, द अनफोल्डिंग ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस दैट आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड इज कॉल्ड, यानी कि पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तन, यानी जो आपकी बायोलॉजिकली जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है ना, कोडिंग करते हैं लोग, उस तरह से आपकी बायोलॉजी में, आपके जेनेटिक्स में, आपका जो डीएनए है, जीन्स हैं, चीजें कोडेड हैं, जो टाइम के साथ अनफोल्ड होती हैं, है ना। टाइम के साथ आप बोलने लगते हैं, एज के साथ जैसे ही आप बड़े होते हैं, आप में क्षमता आने लगती है, आपके शरीर में जान आने लगती है, जबकि हाथ पैर तो पहले से भी थे, है ना। ठीक, प्यूबर्टी आती है तो और कुछ नई क्षमताएं आती हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो ट्रेनिंग देके पहले आ जाएंगी, टाइम के साथ अनफोल्ड होंगी। आपके कोडेड हैं आपकी बायोलॉजी में, लेकिन टाइम के साथ अनफोल्ड होंगी। जब समय आएगा, जब मैच्योरिटी आएगी, तब हम कहेंगे कि डिकोड हो गई। तो मैच्योरेशन इज द राइट वर्ड। ये हेरिडेटरी होती है, जेनेटिक होती है, हाईली हेरिडेटरी, कि समय के साथ होने वाली जो अनफोल्डिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो क्षमताएं आप में समय के साथ आती हैं, उनको मैच्योरेशन कह रहे हैं हम यहाँ पे।
क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। सोशल ट्रांसमिशन जो है वो बायोलॉजिकल चेंजेस से नहीं है संबंधित, ये दोनों भी नहीं है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्याजे ने 4 फैक्टर्स बताए भी हैं, उन्हीं में से एक फैक्टर है मैच्योरिटी। याद आ रहा होगा MESE, बताएगा कोई फटाफट से MESE क्या है? MESE ये 4 फैक्टर्स हैं प्याजे के, ये स्टेजेस नहीं है, स्टेजेस से पहले फैक्टर्स आते हैं एक तरह से, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो मैचुरेशन हम कह सकते हैं, जिसको जेनेटिक्स से या हेरिडिटी से जोड़ सकते हैं हम यहाँ पे, हेरिडिटी के उन्होंने जीन्स को महत्व दिया है, जीन प्याजे ने। फिर आता है इक्विलिब्रेशन, जिसमें आपका ये अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन होता है। अडेप्टेशन के अंदर एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन आएगा। फिर आता है सोशल एक्सपीरियंस, इसको भी उन्होंने महत्व दिया है, कई लोगों को लगता है कि बिल्कुल नहीं दिया महत्व, बट ही गेव इम्पोर्टेंस टू सामाजिक अनुभव, बट बहुत ज्यादा नहीं। फिर क्या आएगा आपका, याद आ रहा है कुछ? एक्सपीरियंस, जिसको हम एक्टिविटी कह सकते हैं कि बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा, अनुभव कह सकते हैं इसको। हिंदी वाले परेशान ना हो, ये बेसिक अंग्रेजी है जो आपको किसी भी पेपर में जिसका सामना करना ही पड़ेगा, तो इतना तो हमको अपने आप को समझाना ही आना चाहिए, ठीक है? वैसे भी आजकल पेपर्स में जो स्थिति है, हाँ, मैचुरेशन, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रेशन संतुलन कहते हैं जिसको, सोशल एक्सपीरियंस सामाजिक अनुभव, और एक्सपीरियंस या फिर एक्टिविटी, ये 4 फैक्टर्स हैं जिसको किसने दिया है? प्याजे ने। ये 4 फैक्टर्स हैं जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होंगे, 4 फैक्टर्स बाय जीन प्याजे, है ना? प्याज खाते थे प्याजे, बहुत ही गंदा पीजे है, ऐसी बातें करते हैं जो लोग, बेसिकली स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। आगे बढ़ेंगे, साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, जवाब दीजिए, समझिए, समझाइए, है ना? हंसो मत यार, ऐसे गंदे गंदे पीजे पे भी हंसते हो, फिर तभी तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप लोग हंस लेते हो, अब मैं कहीं नॉर्मल दुनिया जमाने में अपने दोस्तों में ऐसे जोक्स क्रैक करूंगी तो वो मेरे को इतनी गंदी नजर से देखते हैं जिसकी हद नहीं। और टीचर्स का सेंस ऑफ ह्यूमर कई बार बहुत खराब भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे तो किसी भी बात में हंस लेते हैं। देखो एक बार, अगर हम बात करें, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले लोग हैं, जो बड़े हो चुके हैं उनको नहीं आती हंसी। देखो एक बार, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ, करेक्टली मैच्ड पेयर आपको चूज करना है। एक तरफ दिए हैं स्टेजेस यानी चरण, और दूसरी तरफ उससे संबंधित विशेषताएं, प्याजे के द्वारा कौन सी स्टेज में क्या होता है, कौन सी बात सही है, वो आपको पहचाननी है। 48% लोग जो है सी उत्तर दे रहे हैं। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, तो सेंसरी मोटर स्टेज में ये कह रहे हैं जन्म से 2 वर्ष में होती है सेंसरी मोटर स्टेज। प्याजे की स्टेजेस SPCF से याद रखेंगे, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है जी। प्री ऑपरेशनल है 2 से 7 वर्ष, डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, बट ये तो सेंसरी मोटर में ही हो जाता है। और एंगेजमेंट इन मेंटल मैनिपुलेशंस, ये तो भाई मुश्किल बात हो गई, अभी से कहाँ, अभी तो बच्चा इन सब चीजों में नहीं पढ़ने वाला, इतना उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ होता कि वो मेंटली मैनिपुलेट करने लग जाए, लॉजिक का यूज करने लग जाए। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कैपेबल, ये भी एक तरह से अगर आएगा तो ये आएगा आपका 2 से 7 में, प्री ऑपरेशनल में, कि वो बेसिक चीजों पे टेढ़ी मेढ़ी रीजनिंग लगाने लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कैपेबल ऑफ ऑपरेशंस बट नॉट एब्स्ट्रैक्शन, यानी अमूर्त चीजों पे वो नहीं ऑपरेट कर पाएगा, बट ऑपरेशन का मतलब है लॉजिक उसमें आ जाता है, बट अमूर्त चीजों के लिए नहीं, कॉन्क्रीट चीजों के लिए। बात तो बिल्कुल सही लग रही है जो आप लोग दे रहे हैं उत्तर। फिर आता है 8th ऑप्शन, फॉर्मल ऑपरेशनल, अनेबल टू मेंटली रिजॉल्व एक्शंस, नहीं, यहाँ पे तो वो कर लेगा एब्स्ट्रैक्ट चीजों को भी सॉल्व, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी सारे हैं गड़बड़। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। चिल्ड्रन टॉकिंग अलाउड टू देमसेल्व्स, यानी बच्चों का अपने आप से बात करना। देखिएगा आप, बच्चों का अपने आप से बात करना, टॉकिंग अलाउड टू देमसेल्व्स, यानी खुद से जोर जोर से बोल के बातें कर रहे हैं। याद आ रहा है कुछ? प्राइवेट स्पीच, ईगो सेंट्रिक स्पीच, याद आ रहा है? हाँ, ईद मुबारक मोहम्मद शराफत, आपको भी। कौन है ये व्यक्ति? 1 मिनट रुको भाई, ये फोन क्यों बजता है आखिर? मुझे कल से ऑफ करना पड़ेगा। देखो एक बार, तुम्हें नहीं कह रही, सीटेट का एग्जाम अपने टाइम पर होगा ना मैम? पीयूष लग नहीं रहा कि जुलाई में लेंगे, हो सकता है दिसंबर या अगस्त में, जनरली होता नहीं है, वो बहुत ही ऑड टाइम हो जाएगा, या तो जुलाई में होता है या दिसंबर में होता है एग्जाम।
ये देखो पिंकी कह रही है विवेक भैया आप हर यूट्यूब चैनल पे कमेंट करते मिल जाते हो। हैं विवेक भैया कुछ काम कर लिया करो। हैं देखो एक बार, अब तो मैं बहुत कम कमेंट्स पढ़ पाती हूँ, जो बाद में होते हैं कमेंट्स वही पढ़ती हूँ। हाँ देखो कितने दुखी हैं, कई लोग बातों में ही लगे हुए हैं। कितने बजे से पढ़ाती हो आप? मैं 9:30 बजे रात को। और बताओ नेक्स्ट सीटेट नोबडी नोस। चलिए आ जाइए, वो कमेंट मिस हो गया, मुझे लगा कोई काम का कमेंट था। आ जाइए फटाफट से, लाइक शेयर कर दिया करो यार, खुशी खुशी। 4000 लोग देख रहे हैं, 2000 लोगों ने लाइक किया, क्या 50% लोगों को ही पसंद आता है सेशन? सिर्फ देखने आते हो हैं? देखिए एक बार, टॉकिंग अलाउड टू देमसेल्व्स इज एन इंडिकेशन ऑफ देयर ईगोसेंट्रिज्म। यानी खुद से बात करना क्या है बच्चा? सेल्फ सेंटर्ड है, ईगोसेंट्रिक है। ये है, ये कौन कहते हैं? तो प्याजे कह रहे हैं। हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर थिंकिंग, बच्चों को अपनी थिंकिंग को रेगुलेट करने में, मैनेज करने में, उनको दिशा देने में मदद करता है, हाँ कह सकते हैं। हिंडर्स देयर साइकोलॉजिकल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चों के मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास को हिंडर करता है। नहीं हिंडर तो ये चीज नहीं करेगी, रुकावट नहीं बनेगी, हेल्प करता है खुद से बात करना। इज एन आइडेंटिफायर ऑफ सीवियर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप खुद से ही बात कर रहे हैं तो आप कुछ पगला गए हैं, वैसा नहीं है, है ना। वैसे ये शब्द आजकल हम यूज करते नहीं है साइकोलॉजी में। अगर हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन टॉकिंग अलाउड टू देमसेल्व्स इज एन इंडिकेशन ऑफ देयर ईगोसेंट्रिज्म, नहीं, ये प्याजे के अनुसार पूछा होता तो हम कह देते, बट बच्चे खुद से बात करके क्या होता है? इट हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर थिंकिंग। सेल्फ रेगुलेशन में या अपनी थिंकिंग को दिशा देने में बच्चा, अच्छा आप खुद से सोच रहे हो यार ये बी ऑप्शन होना चाहिए कि सी होना चाहिए कि डी होना चाहिए, तो अंडरस्टूड है कि आप खुद से बात करके खुद को दिशा दे रहे हो कि मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं, तो ये डायरेक्शन के काम आता है। ए ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है, जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब तलाशिए, सारे जवाब तलाशिए। देखिए एक मिनट रुको यार, मेरी दीदी आई है, इतने आंसर दो। देखो एक बार, कुछ सुना तो नहीं ना? हाँ बस सुनना मत। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ कल्चरल टूल्स दैट एड एंड चेंज आर फंक्शनिंग एज पर लेव वाइगोस्कीज थ्योरी। यानी कौन सा एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल सही है जो वाइगोस्की के कल्चरल टूल्स को एड करेंगे और चेंज कर सकते हैं वाइगोस्की की थ्योरी के अनुसार। फिर से समझते हैं, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। यानी कल्चरल टूल्स, जो टूल्स हमें कल्चर से मिले और हमारी फंक्शनिंग में, हमारे डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं हमें। कल्चरल टूल्स याद रखिएगा वर्ड। समझते हैं मैप्स, हाँ ठीक है भाई, कल्चर से मिल रहा है ना, मैप पहले से तैयार हैं, ठीक है, सोसाइटी में तैयार किए गए हैं, ऐसा तो है नहीं कि एनिमल्स ने कर दिए हों, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, मैप्स ठीक है, लैंग्वेज हाँ कल्चर से मिली है, कैलकुलेटर ठीक है, स्कीमास तो नहीं चलेगा क्योंकि ये तो प्याजे के अनुसार सही है, वाइगोस्की तो इसको नहीं मानते हैं, तो हम कह सकते हैं सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो कि सी ऑप्शन 33% लोग दे भी रहे हैं, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ कल्चरल टूल्स दैट एड एंड चेंज आर फंक्शनिंग एज पर लेव वाइगोस्कीज थ्योरी। तो हम कह सकते हैं कि कल्चरल टूल्स हैं, लैंग्वेज भी हम कल्चर से कहीं ना कहीं एक्वायर करते हैं, मैप्स, कैलकुलेटर, तीनों चीजें सही हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर है 9, फटाफट से देखिए, पहचानिए, समझिए, जो करना है करिए। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल प्रिंसिपल वुड नॉट बी एडवोकेटेड बाय लेव वाइगोस्की। वाइगोस्की के द्वारा कौन से प्रिंसिपल को एडवोकेट नहीं किया जाएगा? नॉट लिखा हुआ है, कान खड़े कर लो एकदम 3 इडियट वाले, ध्यान से आंसर करना है। देखो एक बार फटाफट से, 64% लोग कह रहे हैं कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, एम्प्लॉय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। यार आप लोग तो पढ़ने लग गए हो हैं, कितने बेहतर इंसान हो आप, एकदम सही उत्तर दे देते हो ऐसे छुटकियों में।
प्रमोट सोशल इंटरेक्शन, हाँ बिल्कुल सोशल इंटरेक्शन की बात वाइगोस्की करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, ग्रुप में सीखने की बात करते हैं, क्योंकि समाज और संस्कृति की बात करते हैं, और समाज और संस्कृति में कोई अकेला तो बैठता नहीं है, लोग तो होते ही हैं। ठीक, फिर बात होती है कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग, इन सब की बात करते हैं वाइगोस्की। एनकरेज चिल्ड्रन टू यूज कल्चरल टूल्स, अगेन बिल्कुल सही बात है। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन तीनों चीजों को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं लेव साइमन वाइगोस्की, नहीं लेव वाइगोस्की रख लेते हैं, है ना। चलो, साइमनोविक और समथिंग इनका नाम है, रशियन नाम है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, क्योंकि नॉट पूछा है, बाकी तीनों चीजें पॉजिटिव हैं, वाइगोस्की के बारे में हैं। बट अगर वाइगोस्की किस चीज को एडवोकेट नहीं करेंगे वो है इनाम और दंड का प्रयोग, यानी रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात। ये बात बिहेवियरिस्ट करते हैं, व्यवहारवादी करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट ये बातें नहीं करते, रचनावादी लोग ये बातें नहीं करते। वो कहते हैं डर और लालच में मत कराओ, सिखाना है तो लर्निंग के लिए सिखाओ, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं इसलिए सीखिए, डर से या लालच में मत सीखिए। सीटेट सर्टिफिकेट अभी तो नहीं दिख रहा है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिएगा एक बार, जवाब दीजिए जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, यानी इनमें से कौन सा एक जो है वो इंडिकेट नहीं करता बाल केंद्रित कक्ष को। चाइल्ड सेंटर्ड समझते हैं, जहां बच्चे सेंटर में हो, जहां बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग चीजें हो रही हो। समझते हैं कि नहीं समझते हैं ये बता दीजिए। एसएसटी भी पढ़ा दीजिए, सब पढ़ा दें हैं। लैंग्वेज 2 में भी हेल्पफुल है, बिल्कुल हेल्पफुल है। लैंग्वेज 2 छोड़िए आप, जहां पे भी पेडागोजी पूछी जाती है वहां हेल्पफुल है ये। जवाब दीजिए, जनता जवाब चाहती है। DT+ भी PRT वाले बैच में आपकी क्लास क्या चल तो रही है? आज तो हुई तो थी शाम को क्लास, वो पहले नहीं हुई थी, कब? फ्राइडे को आई थिंक नहीं हुई थी, इस फ्राइडे। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो कौन सी एक बात चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में नहीं फॉलो होगी? आप लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन 76%। सीटिंग अरेंजमेंट्स चेंजेस एज पर दी एक्टिविटी, ये बात तो सही है। बच्चे के अकॉर्डिंग या एक्टिविटी के अकॉर्डिंग सीटिंग अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, कुछ बच्चे आगे आ जाते हैं, जहां बैठना होता है एक्टिविटी बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गई किसी की सीट के अच्छे बच्चे आगे बैठेंगे, खराब बच्चे पीछे बैठेंगे, अच्छे और खराब ऐसा अब डिवाइड नहीं करेंगे बच्चे को। फिर है बी ऑप्शन, चिल्ड्रंस प्रोग्रेस इज रिपोर्टेड इन क्वालिटेटिव टर्म्स एंड ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो क्वालिटेटिव टर्म्स में असेस की जानी चाहिए, एंड ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी होलिस्टिकली। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट समझते हैं आप? होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। दैट मीन्स फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, चारों ही प्रकार डेवलपमेंट के आकलन होना चाहिए इनका, कि बच्चा सोशली कितना मैच्योर है, इमोशनली कितना मैच्योर है, कॉग्निटिवली कितना बेहतर है, जिससे पेन पेपर टेस्ट में लिखवा सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी करा सकते हो शारीरिक विकास के लिए। मतलब होलिस्टिक यानी सर्वांगीण विकास को असेस कर पाए, इस तरीके का तरीका हम निकालें। फिर आती है बात सी ऑप्शन की, टीचर रीड्स द टेक्स्ट बुक एंड राइट्स आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉर स्टूडेंट्स टू कॉपी। दिस इज टीचर सेंटर्ड अप्रोच, कि टीचर आया, सही उत्तर ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए, बच्चों ने चुपचाप से कॉपी कर लिए। तो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्लास नहीं चल पाई। अगर बच्चों की नीड, उनके इंटरेस्ट, वो अगर बच्चा एक्टिव है दैट मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है। यहाँ बच्चा एक्टिव नहीं है, बोर्ड से उतारने को एक्टिव नहीं कहते, रोट रट्टा कहते हैं, ठीक है, पैसिव अप्रोच है ये, टीचर सेंटर्ड मेथड है, लेक्चर मेथड हो गया एक तरह से। डी ऑप्शन है, चिल्ड्रन आर एनग्रॉस्ड इन व्हाट दे आर डूइंग, यानी बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है, डूब गए हैं एकदम। तो अच्छी बात है, इसका मतलब उन्हें पसंद आ रही है वो चीज। डूबोगे कब? है ना, प्यार में डूबते हैं लोग, पसंद आ रहा है ना, तो क्लास में डूबे हुए हैं, मजा आ रहा है जैसे आप लोग, दैट मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड है, उनकी नीड, उनके इंटरेस्ट, उनके एप्टीट्यूड, उनके एटीट्यूड के अनुसार हो रही हैं चीजें, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आज हम इतने स्लो चल रहे हैं, इतने स्लो साबुन हो चुके हैं जिसकी हद नहीं है। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग की कहानी है जो आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर हमें चाहिए, 1 नंबर मिलेगा, है ना। कुछ लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है, एग्जाम्पल जैसे ही प्यार की, ब्रेकअप की, दिल टूटने की, जुड़ने की बातें कर दो, हमारे टीम मेंबर्स को भी। देखो एक बार 43% लोग कह रहे हैं कि आंसर जो है आपका डी है, लॉरेंस कोहलबर्ग के केस में। चलिए समझने का प्रयास करेंगे, प्रयास कि आप सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, सही कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। पहला ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेसिप्रोसिटी, यानी कि
गिव एंड टेक की समझ होना, गिव एंड टेक की समझ होना सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग में आएगा, लॉ एंड ऑर्डर जिसको फोर्थ स्टेज कहते हैं। नहीं, ये तो सेकंड स्टेज में ही आ जाएगा, म्यूचुअल एक्सचेंज वाली स्टेज में, तो ये तो फोर्थ के हिसाब से सही नहीं है। फिर आता है फियर ऑफ अथॉरिटी एंड अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट, ये तो फर्स्ट स्टेज में ही आ जाएगा, पनिशमेंट एंड अवॉइडेंस, जो लॉरेंस कोलबर्ग की थियरी है मॉरल डेवलपमेंट की। फिर आता है सीकिंग अफेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ अदर्स, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, ये कौन सी स्टेज है आपकी? थर्ड स्टेज है। ठीक, बात किसकी हो रही है? फोर्थ स्टेज की हो रही है। अंडरस्टूड है, एक ही ऑप्शन सही होगा, जो कि आप लोग सही कह भी रहे हैं, बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए अपने लिए। टी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी हैविंग अ पर्सनल ड्यूटी टू अपहोल्ड लॉज, यानी हर एक मेंबर की, हर एक सदस्य की समाज के ये व्यक्तिगत कर्तव्य है कि वो जो समाज में नियम कायदे कानून है उनको बना करके रखे। ठीक है जी, यही है सोशल लॉ ऑर्डर मेंटेनिंग, कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहना चाहिए क्योंकि समाज का ही भला है उसमें। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार इंटेलिजेंस इज अ सिंगल एंटिटी। हार्वर्ड गार्डनर जो कि जिनकी थियोरी का नाम मल्टीपल इंटेलिजेंस है, और वो सिंगल कह देंगे इंटेलिजेंस को, क्या मजाक है, हैं? छोटे बच्चे हो क्या, हैं? चलो एक बार आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, यानी कि बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं, यानी कई प्रकार के इंटेलिजेंस हैं। हाँ, ये बात समझ में आ रहा है, सेवरल मतलब कई प्रकार हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सिंगल एंटिटी कैसे कह देंगे गार्डनर? सपने में भी नहीं कहेंगे, समझ रहे हो, सपने में भी नहीं कहेंगे गार्डनर। क्यों? क्योंकि उनकी थियरी का नाम, जिसकी थियरी का नाम बहुबुद्धि का सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, वो सिंगल एंटिटी कैसे कहेगा डेवलपमेंट को? ये तो कोई छोटा बच्चा ही कह सकता है, अगर इस बात को कोई माने तो, या बहुत समझदार व्यक्ति ही आंसर दे सकता है, जो कि ए ऑप्शन है। 4% लोग हैं जो दे रहे हैं ए ऑप्शन आंसर। कहाँ पढ़ते हो हैं? पुराने जमाने में लोग कहते थे स्कूल के पीछे पढ़ाई करते हैं, वही कर रहे हो आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। देखो एक बार फिर है आपका सी ऑप्शन, इंटेलेक्चुअल ट्रेल्स कैन बी क्लासिफाइड अलोंग 3 डायमेंशंस, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। पीसीओ से याद कराया हुआ है, आपको याद आ रहा हो तो निमोनिक बताया है। जेपी गिलफर्ड की थियरी है 3 डायमेंशनल थियरी, जिसमें एक तरफ होता है प्रोडक्ट, दूसरी तरफ होता है कंटेंट, तीसरी तरफ होता है ऑपरेशन। ठीक है, 3D थियरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं उसको। ठीक, 3D थियरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं उसको। याद आया कुछ? इंटेलिजेंस वैसे मैंने यूट्यूब पे भी कहीं ना कहीं तो कराया होगा, किसी ना किसी पुराने सेशन में भी। थ्री डायमेंशनल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, SOI मॉडल कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें एक तरफ होता है प्रोडक्ट, एक तरफ होता है प्रोडक्ट, दूसरी तरफ होते हैं ऑपरेशंस, ऑपरेशंस प्रक्रियाएं कहेंगे जिनको हम, इसको उत्पाद कह देंगे, और फिर होगा कंटेंट यानी सामग्री। ठीक, PCO से याद रखना होता है, ये PCO 3 डायमेंशंस हैं इंटेलिजेंस की। कौन है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति हैं जॉय पॉल गिलफर्ड, JP गिलफर्ड, और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने किसकी बात की है? याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कुछ? डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, याद आ रहे हैं? JP गिलफर्ड वही सेम व्यक्ति हैं ये, है ना। इन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट यानी अपसारी चिंतन हर पेपर में आता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग हर एक पेपर में आएगा। ठीक है, इन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग को जोड़ा किससे? क्रिएटिविटी से, रचनात्मकता से, और कन्वर्जेंट थिंकिंग को इंटेलिजेंस से जोड़ा। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी सोच, जिसको रचनात्मकता से जोड़ा गया जॉय पॉल गिलफर्ड के द्वारा, और कन्वर्जेंट थिंकिंग को इंटेलिजेंस से। इतनी बात अगर हम याद रख पाए तो नंबर तो कई मिल जाएंगे, है ना। चलें आगे, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आंसू आ जाते हैं मेरे, ये मैं सुनती हूँ ना सिद्धांत, मैं रोना शुरू कर देती हूँ, इसलिए मैं ये पढ़ती नहीं हूँ। इतनी ओवर एक्टिंग हो चुकी है ना आज के लिए, जिसकी हद नहीं है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो JP गिलफर्ड की थियरी हो गई, तो वैसे सही नहीं है। सिंगल एंटिटी हो नहीं सकती, ये वैसे सही नहीं है। इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ अ जनरल फैक्टर एंड सम स्पेसिफिक फैक्टर, यानी G+S फैक्टर, जो कि चार्ल्स स्पीयरमैन कहते हैं कि 2 फैक्टर इंटेलिजेंस होती है। 1905 में चार्ल्स स्पीयरमैन की जो है ये थियरी आई थी, जो कि गलत है यहाँ पे। तो हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस है, जो कहते हैं कि सेवरल काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर, जो कि सिर्फ B ऑप्शन में बात हुई है। 8 प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं कि कोई हो सकता है गार्डनिंग में, यानी नेचुरल इंटेलिजेंस किसी में अच्छी हो, किसी में लोगों को समझने की इंटेलिजेंस अच्छी हो, किसी में खुद को समझने की इंटेलिजेंस अच्छी हो, कोई साइंस में अच्छा हो, कोई ग्राफिक्स में अच्छा हो, है ना। ये कौन कहते हैं? गार्डनर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा।
कौन है ये व्यक्ति जो कह रहा है बैच में क्यों नहीं हंसती, बहुत सीरियस रहती हो? यार अंतिम आजकल मैं सीरियस ही हूं। अब मैं क्या समस्या बताऊं आपको, समस्या भी कुछ नहीं है ना, फेज चल रहा है अजीब सा थोड़ा, हंसने की कोशिश कर रही हूँ आजकल मैं। बैच में भी हंसती हूँ, ऐसा नहीं है, कम हंसती हूँ, है ना। देखो एक बार जोशी डिंपल कह रहे हैं रिपीटेड मैम प्लीज, हिंदी और इंग्लिश कैसे प्रिपरेशन करें टेल मी। ये सारा बताया हुआ है, सारा बताया हुआ है। एक बार सीटेट की कोई भी वीडियो देख लो, किस एग्जाम के लिए पूछ रहे हो कमेंट्स में बता देना, मैं वीडियो अलग से बना दूंगी। पहले सीडी भी समझ नहीं आती थी, अब आ रही है अनन्या, बहुत बढ़िया। हंसेंगे अंतिम, हंसेंगे कल से बैच में, सिर्फ हंसेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे। कल से जो भी क्लास होगी बैच में उसमें सिर्फ हंसेंगे। देखो एक बार अगर हम बात करें यूज ऑफ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, मतलब जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की अगर हम बात कर रहे हैं, यूज ऑफ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज एंड डिस्कसिंग जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट रेदर देन बीइंग बायोलॉजिकली डिटरमाइंड वुड, यानी जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना होने पर चर्चा करना। यानी जेंडर जो है वो ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड है कि अगर आपका जो सेक्स है वो फीमेल है और मेल है आप, तो कुछ काम आपके साथ जुड़ के पैदा हुए थे, है ना। कि जब लड़कियां पैदा होती हैं तो उनके साथ एक चिट होती है साथ में, जिसमें लिखा होता है झाड़ू लगाएंगी, खाना बनाएंगी, ये करेंगी, वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब ये बायोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है। जो जेंडर है उसको हमने समाज में बनाया है, सामाजिक कंस्ट्रक्ट है, ठीक। तो ये चीज जेंडर न्यूट्रल, हमेशा याद रखिएगा ये वर्ड जहां पे भी न्यूट्रल लगा हो दैट मीन्स किसी भी तरफ झुका हुआ नहीं है। न्यूट्रल आप अपनी गाड़ी में या बाइक में देखते हैं गियर होता है, किसी भी गियर में नहीं है, दैट मीन्स न्यूट्रल है, दैट मीन्स जीरो मान लीजिए, किसी भी तरफ झुका हुआ नहीं है, बायस नहीं है, बीच में है, कहीं बैलेंस में है, तटस्थ, न्यूट्रल, ठीक। तो जेंडर न्यूट्रल की अगर हम बात करें, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की एंड डिस्कसिंग जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, के जो जेंडर है, जो लिंग है, वो हमने समाज में बनाया है रेदर देन बीइंग बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकली हमें पहले से कुछ रोल्स मिल गए थे, रोल्स हमने समाज में दिए। बायोलॉजी में डिफरेंस है, महिलाएं बच्चों को जन्म दे सकती हैं, पुरुष नहीं दे सकते हैं, उनका अपना डिफरेंट रोल है, ये बायोलॉजी है, ये सेक्स है। जेंडर क्या है, जो हमने समाज में बनाया है। तो इस चीज का डिस्कशन अगर क्लासरूम में होगा कि सामाजिक संरचना है जेंडर, ऐसा नहीं है कि कोई काम लड़कियों के लिए बना है, लड़कों के लिए ही बना है, कोई भी कर सकता है, इस तरह की चीजें हैं। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज कि मतलब अगर हम ये कहेंगे कि कैमरा मैन की जगह अगर हम कैमरा पर्सन यूज करते हैं, दैट मींस वो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है कि आपको किसी के काम के साथ उसके जेंडर को दर्शाने की जरूरत नहीं है। काम इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति कौन है नहीं है वहां पे महत्वपूर्ण। कि आप कैमरा मैन कहें, कैमरा मैन कहेंगे दैट मींस दिमाग में सिग्नल क्या जाएगा सोसाइटी में कि कैमरा की जो जॉब है वो मैन की ही है, तो कैमरा पर्सन कहेंगे। आप चेयरमैन की जगह चेयर पर्सन कहेंगे, जिससे जेंडर न्यूट्रल हो जाए चीजें, किसी भी तरफ आपकी भाषा से झुकाव ना लगे जेंडर में। तो अगर हम बात करें, आप लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन 50% आंसर्स, प्रमोट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहां प्रमोट हो रहा है, यहां तो आपने हटा ही दिया। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगा, ठीक है। फिर आती है बात रीइंफोर्स जेंडर बायस, यानी जेंडर बायस को बढ़ावा मिलेगा, पक्षपात को नहीं। ऐसी तो बात नहीं हो रही कि लड़कों को दबाना है या लड़कियों को दबाना है, न्यूट्रल रहना है। फिर आती है बात एनकरेज जेंडर कंफॉर्मिटी। कंफॉर्मिटी होता है अनुपालन करना, कि अच्छा समाज में ऐसा है तो ऐसा ही करेंगे, है ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी लिंग रूढ़िबद्धता को चुनौती मिलेगी, कि जो मान लिया गया है कि ऐसा ही होगा वो उस चीज को चुनौती मिलेगी, है ना। जेंडर कंफॉर्मिटी क्या है कि अगर मान लीजिए एक धारणा है कि भाई लड़की की शादी होगी तो नाम तो चेंज करना ही है, हस्बैंड का नाम लगाएगा ही लगाना ही लगाना है, ये हुई कंफॉर्मिटी कि हाँ बिल्कुल लगाना है, लगाऊंगी ही मैं, तो ये तो ड्यूटी है, चाहे इच्छा हो कि नहीं हो, है ना, चॉइस नहीं बची। तो कंफॉर्मिटी इज कि आपने पालन कर लिया, हाँ ठीक है ना। तो ये हुई कंफॉर्मिटी। कंफॉर्मिटी अच्छी चीज नहीं है, अगेन आपने लॉजिक खो दिया, है ना। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। इससे क्या होगा, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को चुनौती मिलेगी और बच्चों के दिमाग में, नई जनरेशन के दिमाग में बैलेंस क्रिएट होगा, है ना। ऐसी ऐसी स्थिति है, कभी जेंडर पढ़ेंगे किसी और क्लास में तो मैं बताऊंगी। मतलब एजुकेशन के नाम पे हमने लिटरेसी फैलाई हुई है सिर्फ। दुख होता है कई बार, ऐसे ऐसे लोगों से बात होती है जो ब्रिलियंट हैं, अगर हम आईक्यू के लेवल पे बात करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं जीवन में, है ना, और उनकी जो जेंडर को लेके समझ है या अलग अलग जेंडर को लेके समझ है बहुत भयंकर खराब है। तो बेसिकली ये डिस्कशन से जाएगा। जो स्टीरियोटाइपिंग को चैलेंज कर पाएंगे हम, वो क्लासरूम में डिस्कशन या घर में डिस्कशन जब तक नहीं होंगे तब तक ठीक नहीं होंगी चीजें। आगे बढ़ेंगे, 13th का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डैश शुड बी फॉलोड बाय द टीचर टू फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, यानी विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा
किस तरह से लर्निंग को या अधिगम को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। अलग अलग तरह के बच्चे क्लासरूम में हैं, कोई किसी धर्म से आता है, कोई किसी जाति से आता है, कोई किसी आर्थिक वर्ग से आता है, कोई वंचित वर्ग से है, कोई बहुत ही अच्छे परिवार से है, मतलब हर तरह के बच्चे हैं। कोई भाषा कुछ बोलता है, कोई दिखता कैसा है, कोई रहता कैसे है, तो अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे हैं। तो टीचर को कैसे लर्निंग को बेहतर बनाना चाहिए जब डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हों। सिंपल बात है, जब डिफरेंट डिफरेंट बच्चे तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक। डाइवर्स या डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के लिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, विभेदित अनुदेशन कहते हैं इसको। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है, बच्चे की डिफरेंट डिफरेंट बच्चों की नीड, उनकी एबिलिटी, उनके एटीट्यूड, उनके एप्टीट्यूड के अनुसार आप अपना टीचिंग या लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, सबके लिए सेम। भाई जब बच्चे अलग अलग हैं तो सबके लिए सेम कैसे हो सकता है। डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक, सबको एक डंडे से नहीं हाकेंगे, क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं तो मेथड में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है यूनिफॉर्म, यानी सबके लिए एक जैसा, उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं, ठीक। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, अगेन चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक क्यों होगा टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक आकलन, जहां पे सिर्फ नंबर मैटर करते हैं या आपको क्वांटिटेटिवली जज किया जाएगा। तो सी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है। चाइल्ड सेंटर्ड और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में मैं ये डिस्कस करती भी हूँ, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का पालन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, पढ़िए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सी एक बात बच्चों के आकलन के विषय में सही नहीं है, नॉट करेक्ट लिखा है, बताइएगा, फटाफट से बताइए, आंसर कीजिए, जवाब दीजिए। जवाब सीटेट का फॉर्म जब आएगा बता देंगे, अभी तो पढ़ाई कीजिए। कोई कह रहा है मैडम आपकी कोई बुक है क्या, कोई नहीं, कम से कम भी तो आज की डेट में कितनी बुक्स होंगी। ये पेडागोजी क्लास नोट्स तो अभी आई है, उससे पहले एक वो थी, उसके अलावा 2 3 4 5 5 6 किताबें तो हैं ही कम से कम भी, नहीं तो, है ना। और अगर वैसे देखें तो 4 हैं, अगर टाइटल्स की बात करूं, मीडियम हटा दूं तो 4 किताबें तो आती ही हैं अभी भी। देखिए एक बार, अगर हम बात करते हैं असेसमेंट की, तो कौन सी एक बात, असेसमेंट मतलब आपने बच्चों को सिखा दिया, अब आप आकलन कर रहे हैं, या फिर सिखाते सिखाते जांच रहे हैं कि कैसा सीखा है, कैसे सीखते हैं, गलतियां कहां कर रहे हैं, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो कौन सी एक बात असेसमेंट के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, असेसमेंट शुड बी अंडरटेकन टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड शुड इन्वॉल्व डाइवर्स टूल्स, यानी कि आकलन का या मूल्यांकन का जो प्रयोग है वो लर्निंग को बेहतर करने के लिए होना चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल होने चाहिए। तो ये बात तो सही है, बट हमें सही थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए गलत, क्योंकि नॉट पूछा है, क्या सही नहीं है आकलन के बारे में। फिर आता है बी ऑप्शन, असेसमेंट शुड ऑलवेज बी कंडक्टेड एज एन एक्टिविटी सेपरेट फ्रॉम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बस यही गड़बड़ हो गई, जैसे सेपरेशन की बात आती है, जैसे सेग्रीगेशन की बात होती है, अलगाव की बात होती है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि टीचिंग लर्निंग से अलग चीज है असेसमेंट। ये पुराना थॉट है, ये टीचर सेंटर्ड थॉट है। जो हम सीसी की बात करते हैं, जो हम कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं, या जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि 360 डिग्री असेसमेंट कीजिए, यानी 360 डिग्री होलिस्टिक असेसमेंट होना चाहिए, बच्चे के हर एक पहलू को जांचना, और सीखते सीखते ही जांच लो ना, जरूरी थोड़ी अलग से एग्जाम लेके डराना ही है आपको। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही हिस्सा है असेसमेंट, ताकि आप टीचिंग लर्निंग को और बेहतर कर सकें, इसलिए फीडबैक के लिए आप असेसमेंट करते हैं। तो ये बात गलत है कि सेपरेट एक्टिविटी है, टीचिंग लर्निंग से अलग है। सी ऑप्शन है, असेसमेंट शुड गिव द टीचर एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट अपॉन हर पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज। ये बात सही है कि टीचर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसने पढ़ाया कैसे और मेथड में परिवर्तन की क्या जरूरत है। फिर आता है डी ऑप्शन, असेसमेंट शुड फोकस अपॉन कॉग्निटिव, फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल डोमेन्स, यानी मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। बिल्कुल सही बात है, सभी पहलुओं में आकलन होना चाहिए। जितनी भी बातें सही हैं वो सब गलत हैं, क्योंकि पूछा ही गलत है, तो जो गलत है, जो कि बी ऑप्शन है, वही सही है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे, 4 क्वेश्चन और करेंगे, अभी हम 5 क्वेश्चन करेंगे, 15 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, आसान क्वेश्चन है। इंक्लूजन इन एजुकेशन इंप्लाइज दैट, यानी शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है, बताइएगा एक बार। पहला ऑप्शन है, स्टूडेंट्स आर गिवन, आप पहले पोल में जवाब दे दीजिए, फिर ही हम बढ़ेंगे आगे। ऐप पे लेती हूँ यार क्लास, पुरुषोत्तम जी, करियरविल पे लेती हूँ सिर्फ और सिर्फ, और कहीं नहीं, या तो लेट्स लर्न या करियरविल, 2 ही जगह क्लासेस होती हैं। सीटेट वाले बैच में थर्सडे फ्राइडे होती है क्लास, अगर सीटेट बैच में हैं आप तो कल और परसों होगी, क्योंकि सीटेट का सिलेबस कंपैरेटिवली कम होता है बाकियों से, बाकी बैचेस से, और अभी एग्जाम है भी नहीं, तो कल मिलेंगे सीटेट के बैच में 7:30। D2+B के लिए तो आज हुई थी क्लास 6 बजे। देखो एक बार, इंक्लूजन इन एजुकेशन इंप्लाइज दैट, यानी समावेशन जो है शिक्षा में, वो क्या
इंप्लाई करता है या समावेशन से तात्पर्य क्या है? समावेशन का सिंपल मतलब है सबको इंक्लूड कर लो। इंक्लूजन वर्ड से मतलब है इंक्लूड करना सबको, सभी को, एजुकेशन, हर प्रकार के बच्चे को। आप लोग कह रहे हैं 83% लोग कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स आर गिवन एडमिशन सेलेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, यानी बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर चुनिंदा रूप से ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। जी नहीं, चुनिंदा नहीं, हर बच्चे को एडमिशन मिलना चाहिए। आप अपनी मर्जी से नहीं रोक सकते कि बच्चे के नंबर कम आए हैं, ये तो बच्चा ऐसा है, इसको देखने में समस्या है तो हम एडमिशन नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता इंक्लूसिव एजुकेशन में। स्टूडेंट्स मेक एडजस्टमेंट्स एज पर दी डिमांड्स ऑफ स्कूल, यानी बच्चे जो हैं वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं स्कूल की डिमांड के अनुसार। जी नहीं, स्कूल को बच्चे की डिमांड के अनुसार एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि स्कूल बच्चे के लिए है, बच्चा स्कूल के लिए नहीं है। ठीक, मतलब सिस्टम जो है वो बच्चे के लिए बनाया गया है, तो सिस्टम में परिवर्तन बच्चे के अनुसार होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं हम। फिर आती है सी ऑप्शन, आता है आपका ऑल स्टूडेंट्स स्टडी इन सेम स्कूल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस। ये बात बिल्कुल सही है कि हर बच्चा पढ़ पाए, बजाय कि उनके अंदर कितनी भी विभिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद भी अंडर द सेम रूफ एक ही स्कूल में हर तरह का बच्चा पढ़ पाए। बस टीचर अपने मेथड में और अपनी प्रणाली में चेंजेस आए, सिस्टम में चेंजेस आए। ठीक, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज स्टडी सेपरेटली इन स्पेशल स्कूल। जी नहीं, स्पेशल स्कूल नहीं, इंक्लूसिव स्कूल होना चाहिए। स्पेशल स्कूल क्या होता है? ब्लाइंड स्कूल है, जिनको देखने में समस्या है वो सब उस स्कूल में जाएंगे, जिनको सुनने में समस्या है वो उस स्कूल में जाएंगे। ऐसा यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे सारे बच्चे एक साथ सीखेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। Which of the following disability cause challenges in reading and comprehending the written material? यानी कौन सी एक डिसेबिलिटी है, कौन सी एक अक्षमता है जो चैलेंज क्रिएट करती है पढ़ने में और कॉम्प्रिहेंडिंग यानी समझने में। पढ़ने में और समझने में कौन सी एक डिसेबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट करती है? जहां बात पढ़ने और समझने की आ गई, दैट मीन्स सिंपल आंसर क्या होगा? डिसलेक्सिया। कैलकुलेशन की या मैथ्स की बात होती तो डिसकैलकुलिया हो जाता। ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, यहाँ पे सुनने की तो कोई बात ही नहीं हो रही, पढ़ने की और समझने की बात हो रही है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है चलने फिरने में, जॉइंट्स में दिक्कत, तो डिसलेक्सिया यहाँ पे पठन वैफल्य यानी पढ़ने में विफलता को पठन वैफल्य कह रहे हैं, वैकल्य कह रहे हैं, जो कि डिसलेक्सिया है। तारे जमीन पर वाले ईशान अवस्थी को याद कीजिए, है ना। अब जो बच्चा पढ़ेगा गलत वो लिखेगा भी गलत, तो कई बार डिसलेक्सिया वालों को डिस्ग्राफिया जैसी समस्या भी सामने आती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार। Which of the following will hinder inclusion of learners from disadvantaged and deprived groups? यानी कौन सा एक ऑप्शन है जो हिंडर करेगा यानी रुकावट बनेगा ऐसे बच्चों को इंक्लूड करने में, उनके समावेशन में जो वंचित समूह वर्ग से हैं या फिर जिनको प्रॉपर एडवांटेज नहीं मिला, जो किसी भी वजह से हाशिए पर हैं यानी वंचित समूह वर्ग से हैं, या तो उनको सोशली अलग थलग रखा गया है या फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं, रोजगार के अवसर नहीं मिले हैं, कई लोग उनको मतलब समाज या आर्थिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक रूप से किसी भी तरह से वंचित हैं। तो ऐसे बच्चों को इंक्लूड करने का कौन सा एक ऐसे बच्चों को इंक्लूड करने में क्या चीज समस्या बनेगी, हिंडर करेगा, है ना। वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा क्या उत्पन्न करेगा? फ्लेक्सिबल करिकुलम। भाई जो करिकुलम फ्लेक्सिबल है वो तो हर बच्चे को कर लेगा इंक्लूड, तो ये बाधा थोड़ी बनेगा, ये हिंडर थोड़ी करेगा। ठीक है, डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड कंटेंट, ये बात तो सही है। अगर कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ा रहे हो, अगर संदर्भ से नहीं जोड़ रहे हो, बच्चे की लाइफ से नहीं जोड़ रहे हो, तब दिक्कत होगी। तो प्रासंगिक नहीं है सामग्री, अगर बच्चे के, अगर वो जो एग्जाम्पल है आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो कहां से इंक्लूड होगा बच्चा, उसको समझ में ही नहीं आएगा क्लासरूम में बैठ करके। फिर है बात लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी, ये तो हमेशा अच्छी होती है, लेकिन हमें तो बाधा पूछा है हमसे, तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है ऑल एस्पेक्ट्स में, यानी हर एक पक्ष में आप बच्चे का आकलन कर पाओ। ठीक, सारी बातें पॉजिटिव हैं, सिर्फ डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था ये प्रासंगिक होता तो ये ऑपोजिट हो जाता। डी का मतलब हो गया कि कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ाना। ठीक, तो सही उत्तर है बी ऑप्शन, क्योंकि नेगेटिव पूछा है हमसे, हिंड्रेंस पूछा है, रुकावट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 है यूज ऑफ डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज बाय द टीचर्स विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ, यानी जो डाइवर्स पेडागोजिकल नीड्स है, यानी डिफरेंट पेडागोजिकल नीड्स है, पेडागोजिकल मतलब मेथड में परिवर्तन की जरूरत है, कौन सी एक स्ट्रेटजी जो है डिफरेंट बच्चों को डील करने के लिए टीचर को अपनानी चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन में, बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स विद स्पीच इंपेयरमेंट, मतलब कि स्पीच इंपेयरमेंट है, बोलने में दिक्कत है बच्चे को, उस तरह के बच्चे को शामिल करें। स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट, जिनको देखने में समस्या है उनको शामिल करें, उनके लिए स्ट्रेटजीज डेवलप की जाए। बच्चे जो कि गिफ्टेड हैं, जो जल्दी से समझ लेते हैं किसी चीज को, तो उनके लिए भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि वो
उनके लिए कुछ चैलेंजिंग टास्क हों ताकि वो बोरियत महसूस ना करें। फिर आता है डी ऑप्शन, क्रिएटिव स्टूडेंट्स यानी प्रतिभाशाली रचनात्मक बच्चे, कुछ नया सोचते हैं जो, यानी हर प्रकार का बच्चा आ गया। और आपका इंक्लूजन का मतलब ही है ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स शुड बी इंक्लूडेड इन अंडर द सेम रूफ। ठीक, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो कि डी ऑप्शन में है, आप लोग दे भी रहे हैं उत्तर 80% लोग। चारों ही तरह के बच्चों को इंक्लूड करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज का, पेडागोजिकल मेथड्स का, वेज का प्रयोग करना चाहिए टीचर्स को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20th, which of the following is a correctly matched pair of appropriate accommodation strategy for inclusion of students with the specified disability। यानी किसी एक बच्चे को अगर कोई स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है, कोई विशिष्ट दिव्यांगता है अगर, तो कौन सा एक मेथड करेक्टली मैच्ड है, मतलब एक तरफ एक डिसेबिलिटी लिखी है, उससे एक रिलेटेड वे लिखा है कि इस डिसेबिलिटी को डील करने का ये तरीका है, तो आपको मैच करना है पेयर को। डिस्ग्राफिया वाले बच्चे को आप क्या करेंगे, कंपलसरी राइटिंग दे देंगे, जिसको लिखने में समस्या है उसे लिखने का ही काम देंगे, तो उल्टा नहीं हो गया, ये आप टॉर्चर कर देंगे बच्चे को, गलत तरीका है। डिसलेक्सिया जिसको पढ़ने में संबंधित है उसको टेक्स्ट देंगे अपर केस एंड स्मॉल लेटर्स में, नहीं है ना, उसको बड़े लेटर्स में तो दोगे, छोटे लेटर्स में क्यों दोगे, जिसको देखने या पढ़ने में पहले ही समस्या है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है चलने फिरने में समस्या। प्रोविजन ऑफ क्लासेस ऑन ग्राउंड फ्लोर, ये बात सही है कि जो दिव्यांग बच्चा है उसको भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान होना चाहिए। भूतल मतलब अगर भाई आपको पता है कि किसी को समस्या है, जैसे मेरी मदर को घुटनों में काफी सालों से समस्या थी, अभी तो नी रिप्लेसमेंट हो गया, तो ह्यूमैनिटी के नाते क्या है कि भाई उनकी क्लासेस जो है वो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे ना लगा करके ग्राउंड फ्लोर पे क्लासेस अरेंज हो जाए तो ज्यादा बेहतर है ना, पीरियड्स। तो ये क्या है बेसिकली, ये सही तरीका इंक्लूजन का। बेसिकली हम बच्चों पे ज्यादा ध्यान देते हैं ऑब्वियसली, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी चलने फिरने में अगर किसी को समस्या है, तो कोई बच्चा है जो मान लीजिए बैसाखियां लेके आता है, या कोई बच्चा है जो व्हील चेयर पे आता है, तो बजाय कि उसको बहुत स्पेशली कहीं थर्ड फ्लोर पे क्लास दो, अगर स्कूल में रैंप नहीं है या फिर स्कूल में अगर लिफ्ट नहीं है, तो उस केस में ग्राउंड फ्लोर पे क्लासेस होंगी, तो बच्चे का इंक्लूजन बेहतर हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। बात तो सही है। फिर भी पढ़ लेते हैं डी ऑप्शन, विजुअल इंपेयरमेंट यूजिंग साइन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करना। देखो विजुअल इंपेयरमेंट के लिए साइन लैंग्वेज यूज करोगे, मतलब जिसको देखने में समस्या है उसको ये कहोगे, इशारों में बुलाओगे आजा, है ना, कैसी सी बात है ये, बिल्कुल इलॉजिकल हो गई। साइन नहीं, टैक्टाइल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, साइन का नहीं, है ना। जिसको देखने में समस्या है, जो देख ही नहीं पा रहा, उसको कहोगे इधर आ जा ऐसे मुंह बंद करके, तो खराब हो गया भाई। साइन लैंग्वेज वहां काम नहीं करेगी। साइन लैंग्वेज कहां काम करेगी, जिसको हियरिंग इंपेयरमेंट है, जिसको सुनने में समस्या है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर,